हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। सो टुडे वी आर डाइविंग इनटू सम रियली इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। And if you are preparing for exam or just want to test your knowledge on HRM, this video is going to be really helpful for you. So without much ado, let's get started with this video. और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. So let's get started. First question: the fundamental difference between human resource management and personnel management lies in what? So the correct answer is HRM, that is human resource management, treats employees as resources to be developed, while personal management treats them as tool for production. देखो, पहले जब पर्सनल मैनेजमेंट होता था तब एम्प्लॉयज़ को बस एक वर्कर या एज अ टूल ही यूज़ किया जाता था कि हम एम्प्लॉयज़ को क्यों हायर कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू प्रोड्यूस सर्टन थिंग, इसीलिए उनको एज अ टूल फॉर प्रोडक्शन की तरह ट्रीट किया जाता था. इसका मतलब है उनका काम सिर्फ आउटपुट देना था, बस सैलरी, छुट्टी, रूल्स फॉलो करना, यही फोकस था उनका. लेकिन फिर जब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आया तो एम्प्लॉयज़ को एक वैल्यूबल रिसोर्स की तरह ट्रीट किया जाने लगा. यहाँ पर फोकस उनको ट्रेनिंग, फोकस क्या था कि उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, उनको डेवलपमेंट पे उनके फोकस किया जाता था, उनको मोटिवेट किया जाता था ताकि वो और अच्छे से ग्रो कर सकें. क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स यानी कि एम्प्लॉयज़ ग्रो करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा. ठीक है, तो पर्सनल मैनेजमेंट में ह्यूमन जो रिसोर्स था यानी कि एम्प्लॉयज़ थे, उनको बस एक मीडियम मात्र माना जाता था कि हम इनको यूज़ करके सर्टन चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं. लेकिन HRM की बात करें तो वहाँ पर क्या हो गया, ये एक रिसोर्स हो गए जो हम यूज़ तो कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली हम क्योंकि उनको यूज़ कर रहे हैं अपना प्रॉफिट के लिए, तो दैट मीन्स कि दे आर अ वैल्यूबल पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन. उनको भी ग्रोथ चाहिए, उनको भी मोटिवेशन चाहिए, उनके लिए भी मेजर्स होने चाहिए. तो इस तरीके से एक ट्रेंड आया व्हेन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट टुक द प्लेस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट. Question second: which of the following best reflects the strategic objective of HRM? So answer is option C, alignment of people policies with organizational vision and competition. देखो, HRM का जो काम है वो ये नहीं है कि रूल फॉलो हो रहा है, कॉस्ट कटिंग हो रही है, एम्प्लॉयज़ खुश हैं कि नहीं, ये सब देखना नहीं है. उसका जो, अगर हम बात करें रियल स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव की, तो वो ये है कि जो भी पॉलिसीज़, ट्रेनिंग, हायरिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल ये सब बन रहे हैं, वो सब ऑर्गेनाइजेशन के विजन, मिशन, लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ अलाइनमेंट में आ जाए, उनके साथ मैच करें, तभी एक प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकती है, फ्लरिश कर सकती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कंपनी का विजन है ग्लोबल लीडर बनना IT के फील्ड में, तो HRM ये इंश्योर करेगा कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कंटिन्यूसली ट्रेन हो, IT की नई स्किल्स, उनकी जो नई स्किल्स है वो सीखे, उनकी परफॉर्मेंस उसी डायरेक्शन में अलाइन हो, एज वेल एज जो हायरिंग भी हो रही हो वैसे ही टैलेंटेड लोगों की हो रही हो, ताकि कॉम्पिटिटिवनेस हो. ठीक है, तो सिंपल अगर देखा जाए तो HRM का जो रोल है, स्ट्रैटेजिक रोल, वो क्या है, कंपनीज़ के गोल्स और एम्प्लॉयज़ का जो काम है वो एकदम सिंक्रोनाइज वे में चले. जो एम्प्लॉयज़ के जो खुद के पर्सनल गोल्स होते हैं, विजन्स होते हैं, और उनका जो काम है वो प्लस जो कंपनीज़ के गोल्स हैं, वो दोनों के दोनों क्या हो, अलाइनमेंट में आ जाए. जो कंपनी चाहती है उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना है और पॉलिसीज़ भी वैसे ही बनेंगी. Question third: the concept of HRM is based on the assumptions that people are valuable asset and source of competitive advantage. देखो, अगर हम पहले की बात करें तो एम्प्लॉयज़ को, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस करा, एम्प्लॉयज़ को सिर्फ एक कॉस्ट या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन माना जाता था. जैसे मशीन्स हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, वैसे ही एक वर्कर भी है. लेकिन HRM एक नया कॉन्सेप्ट है और ये क्या मानता है, इसका जो बेस है वो क्या है कि एम्प्लॉयज़ सिर्फ कॉस्ट नहीं है,
वो एक वैल्यूबल एसेट है कंपनी के लिए। अगर हम उन्हें सही तरीके से ट्रेन करेंगे, मोटिवेट करेंगे, डेवलप करेंगे, तो वही एम्प्लॉयज़ कंपनीज़ को और हेल्प करेंगे ग्रो करने में, फ्लरिश करने में, कंपनी को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। क्वेश्चन फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स is most closely associated with the concept of HRM as a strategic and coherent approach to the management of an organization's most valued asset. So इसका आंसर होगा माइकल आर्मस्ट्रॉन्ग। इनको एक तरीके का फादर फिगर माना जाता था HRM की। अगर हम बात करें, ये एक ब्रिटिश ऑथर थे, मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे, जिन्होंने HRM के फील्ड में बहुत सारे काम करे हैं। लाइक उन्होंने एक बुक भी लिखी है, हैंडबुक है, उसको आप बोल सकते हो कि HRM के जो स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन हार्ड HRM एंड सॉफ्ट HRM? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हार्ड HRM emphasizes people as resources, एक तरीके से जैसे हमने पर्सनल मैनेजमेंट की बात करी, एंड सॉफ्ट HRM emphasizes people as valued asset। सो हार्ड HRM में एम्प्लॉयज़ को सिर्फ एक रिसोर्स माना जाता था, जैसे कि मशीन, टूल, है ना, जो ईजिली रिप्लेस हो सके। लेकिन सॉफ्ट HRM अप्रोच में एम्प्लॉयज़ को वैल्यूड एसेट माना जाता है, जैसे कि उनका डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, मोटिवेशन और ग्रोथ इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एंड विच इज़ वाई सॉफ्ट HRM में ये सब चीज़ों पे फोकस होता है। और ये क्या होता है एक्चुअली में हार्ड एंड सॉफ्ट HRM, इसको हम क्वेश्चंस के एंड में डिस्कस करने वाले हैं। सो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन सिक्स्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मैचिंग मॉडल ऑफ HRM, जिसको हम मिशिगन मॉडल भी बोलते हैं। HRM के मॉडल्स मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है इस पे, एंड अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। HR systems should be matched with organizational strategy for maximum performance। मैचिंग मॉडल या मिशिगन मॉडल ये कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी और उसकी जो HR प्रैक्टिसेस हैं वो एक दूसरे के साथ अलाइन होनी चाहिए। अगर दोनों एक लाइन में चलेंगे तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस होगा वो मैक्सिमम होगा। अब आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझो, अगर एक कंपनी है और वो फोकस किस पे कर रही है, एफिशिएंसी पे एंड कॉस्ट कटिंग पे उसका मेन फोकस है। सो HR सिस्टम भी ऐसे ही लोग हायर करेगा जो कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, उन्हें ट्रेनिंग भी एफिशिएंसी बेस्ड दी जाएगी, परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी इसी एंगल से अप्रेजल होगा। तो दोनों चीज़ें यानी कि HR प्रैक्टिस और ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन था, फोकस था, कॉस्ट कटिंग, एफिशिएंसी, दोनों मैच कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा, कंपनी हाईली परफॉर्म करेगी अच्छे से। लेकिन अगर कंपनी की स्ट्रैटेजी कोई दूसरी है, लेट्स सपोज कंपनी की स्ट्रैटेजी है या फोकस है कि वो इनोवेट करना चाहती है, क्रिएटिविटी पे उसका फोकस है, और HR का जो प्रैक्टिस है या HR क्या ध्यान दे रहा है, वो कॉस्ट कंट्रोल पे ध्यान दे रहा है, डिसिप्लिन पे ध्यान दे रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, दोनों एक दूसरे से मिसमैच कर रहे हैं। HR की प्रैक्टिसेस कुछ और गोल की तरफ जा रही है, ऑर्गेनाइजेशन का जो फोकस है वो कहीं और है, तो यहाँ पर क्या होगा, मिसमैच हो गया, परफॉर्मेंस ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन की गिर जाएगी। क्वेश्चन सेवेंथ, द हार्वर्ड मॉडल ऑफ HRM emphasizes, तो आंसर है इसका ऑप्शन बी, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट एंड सिचुएशनल फैक्टर्स शेपिंग HR पॉलिसी चॉइसेस। हार्वर्ड मॉडल ये कहता है कि HRM को समझने के लिए हमको सिर्फ एम्प्लॉयज़ और मैनेजर्स को नहीं, बल्कि स्टेक होल्डर्स, दैट इज़ एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी, ट्रेड यूनियन, इन सब के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा। साथ ही HR पॉलिसीज़ को भी एक वैक्यूम में नहीं बनाते, क्योंकि HR पॉलिसीज़ जब बन रही है, हम सिचुएशनल जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, मार्केट की कंडीशंस, जो लॉज चेंज हो रहे हैं, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, आप जिस एरिया में बना रहे हो, आपकी कंपनी जहाँ पर ऑपरेट कर रही है, वहाँ की सोसाइटी
सोसाइटी है, उनकी एक्सपेक्टेशन, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के हम एचआर पॉलिसीज़ बनाते हैं। अकेले में एचआर पॉलिसीज़ नहीं बनती हैं। सो इसीलिए ये बोला गया है कि एचआरएम, अगर हम हार्वर्ड मॉडल की बात करें तो एचआरएम एम्फसाइज करता है स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट पे और सिचुएशनल फैक्टर्स पे, क्योंकि सिचुएशनल फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं व्हेन इट कम्स टू एचआर पॉलिसीज। क्वेश्चन 8, द स्टेटमेंट people are assets not liabilities and their development is the key to competitive advantage reflects the philosophy of, so it reflects the philosophy of soft HRM। सॉफ्ट एचआरएम का मेन बिलीव क्या है कि लोग सिर्फ कॉस्ट या मशीन नहीं होते बल्कि कंपनी की सबसे वैल्यूएबल एसेट होते हैं, और उन्हें ट्रेन करके, उनको डेवलप करके या मोटिवेट करके ही हम कंपनी को मार्केट में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तक ले जा सकते हैं। रही बात हार्ड एचआरएम की, तो ये उल्टा सोचता है, एम्प्लॉयज़ को मेनली कॉस्ट और रिसोर्सेज के एंगल से देखा जाता है। अगर हम हार्ड एचआरएम की बात करें, पर्सनल मैनेजमेंट केवल एडमिन रिकॉर्ड कीपिंग पे ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में हम ऑलरेडी पहले से पता है हमको कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये F.W. टेलर ने दिया था, जिसका जो मेन फोकस है वो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी पे है थ्रू स्टैंडर्ड मेथड्स, ना कि एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ पे। Question 9th, which model of HRM emphasizes both commitment and competence as key outcome of HR policies? इसका आंसर है गेस्ट मॉडल, जो कि डेविड गेस्ट ने दिया था। और जो ये मॉडल है गेस्ट मॉडल, इसका जो मेन फोकस था वो ये था कि HR पॉलिसीज़ का जो असली आउटकम है वो सिर्फ कंप्लायंस का मतलब है केवल लॉ फॉलो करना नहीं होना चाहिए। इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, कमिटमेंट, एम्प्लॉयज़ दिल से अपना बेस्ट दे ऑर्गेनाइजेशन को, एंड कॉम्पिटेंस, एम्प्लॉयज़ के पास वो स्किल होनी चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रो करे। सो इस मॉडल के हिसाब से अगर कमिटमेंट और कॉम्पिटेंस दोनों चीज़ें सही डायरेक्शन में ग्रो करेंगी, सही डायरेक्शन में बढ़ेंगी, तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगा और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है। क्वेश्चन 10th, द अल्टीमेट लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ HRM कैन बी समराइज्ड एज, सो द आंसर इज अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस थ्रू पीपल। जो HRM है उसका जो लॉन्ग टर्म या फाइनल गोल है वो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन अपने जो लोग हैं यानी कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उसके थ्रू अपने गोल्स को अचीव करे, मतलब एम्प्लॉयज़ को डेवलप करना, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना और उनको अलाइन करना ताकि वो अपना बेस्ट आउटपुट दे सकें। ये HRM का गोल होता है और इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस थ्रू पीपल। क्योंकि HRM अगर फ्लरिश करना चाहती है, अगर वो ग्रो करना चाहती है, ऑर्गेनाइजेशन अगर फ्लरिश करना चाहती है, ग्रो करना चाहती है, तो ऑब्वियसली उसको एम्प्लॉयज़ की हेल्प चाहिए होगी। और एम्प्लॉयज़ अगर केवल अपना काम करके सैलरी लेके घर चले जाएंगे तो केवल ये जो एक स्ट्रिक्ट एटीट्यूड होगा, इससे तो ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। तो उनको चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करें, अच्छी स्किल प्रोवाइड करें थ्रू ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, एंड उनको मोटिवेट करें, उनके लिए मेजर्स लाए ताकि वो सेटिस्फाइड रहें, हाईली मोटिवेटेड रहें टू पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट्स फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसी वजह से ये बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस थ्रू पीपल हैज़ टू बी द फाइनल एंड इम्पॉर्टेंट गोल ऑफ HRM। सो अब हम थोड़ा सा हार्ड एंड सॉफ्ट अप्रोच ऑफ HRM डिस्कस कर लेते हैं। जहाँ हम बात करें हार्ड HRM की, तो वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने एम्प्लॉयज़ को एज अ रिसोर्स केवल एक मीडियम की तरह ट्रीट करती है ताकि उस मीडियम से हम कुछ सर्टेन प्रोडक्शन कर सकें। लेकिन सॉफ्ट HRM अप्रोच है जहाँ पर वहाँ पर फोकस होता है एम्प्लॉय की ओवरऑल वेलबींग पर।
हार्ड HRM की बात करें तो इट थिंक ऑफ इट एज मैनेजिंग पीपल लाइक मशीन्स और नंबर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ऑर्गेनाइजेशन का अगर ये अप्रोच होगा कि अगर हार्ड HRM की अप्रोच है तो वो एम्प्लॉयज़ को भी एक मशीन के तौर पे देखेगी, एक नंबर के तौर पे देखेगी, और उसका जो मेन फोकस होगा वो बिजनेस गोल्स पे होगा, प्रॉफिट, प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट कटिंग। एम्प्लॉयज़ आर ट्रीटेड हेयर एज रिसोर्सेज लाइक मनी, रॉ मटेरियल एंड मशीन्स, ठीक है। For example, company hires a staff only when needed, gives minimum training and can easily replace them. ये अप्रोच होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की जो हार्ड HRM फॉलो करते हैं। की पॉइंट्स क्या होंगे? एम्प्लॉयज़ आर इज इक्वल टू कॉस्ट टू कंट्रोल, शॉर्ट टर्म प्लानिंग होगी, लिटिल जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है कि आप इजीली एम्प्लॉयज़ को रिप्लेस कर दे रहे हो, ठीक है। आप मतलब बिकॉज यू आर ट्रीटिंग दैम एज मशीन, एज समथिंग विच यू आर यूजिंग टू प्रोड्यूस सर्टेन थिंग। तो अगर वो आपको वो काम नहीं दे रहा है तो रादर देन ये जानने की कि उसको क्या प्रॉब्लम है, उसकी वेलबींग के बारे में ध्यान देने के, उसको प्रॉपरली अपग्रेड करने का, उसको प्रॉपरली स्किल बनाने का, ट्रेनिंग देने का, आप क्या कर रहे हो? उसको ईजिली रिप्लेस करके कोई नया ले आ रहे हो, ठीक है। फोकस इज बेसिकली आप परफॉर्मेंस पे फोकस कर रहे हो। आप ये नहीं देख रहे हो कि मतलब समटाइम इट हैपन्स कि ज़रूरी नहीं है कि स्किल की कमी से कोई एम्प्लॉय परफॉर्म ख़राब कर रहा हो। वो एज अ पर्सन उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी चल सकती हैं जो अफेक्ट करती हैं उसकी जॉब को, उसकी जॉब परफॉर्मेंस को। तो ये भी कहीं ना कहीं देखना ऑर्गेनाइजेशन का काम है। तभी तो ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत ज़्यादा आजकल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का हम बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में भी यूल सी कि देयर इज़ अ साइकोलॉजिस्ट सिटिंग, एक प्रॉपर जॉब होता है। वो ये देखता है कि एम्प्लॉय की वेलबींग है कि नहीं ठीक, क्योंकि एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ नॉट द मशीन्स जो प्रोड्यूस करें, वो एम्प्लॉयज़ हैं जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को 0 से 100 तक ले जाएंगे। सो हार्ड HRM में ये चीज़ नहीं फॉलो होती है, सॉफ्ट HRM में ये चीज़ फॉलो होती है। सॉफ्ट HRM में इट थिंक ऑफ इट एज मैनेजिंग पीपल लाइक फैमिली। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ को इंसान माना जाता है, ना कि मशीन। द फोकस इज ऑन पीपल्स ग्रोथ, motivation, well-being. Employees are seen as a valuable asset who bring creativity and commitment to the company. एग्जाम्पल के तौर पे अ कंपनी इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग, गिव प्रमोशंस, बिल्ड अ पॉजिटिव वर्क कल्चर, क्योंकि आप प्रॉपरली ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे, उनकी स्किल्स अपग्रेड करोगे, प्रमोशन दोगे, उनको मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी तरीके से आप क्या कर रहे हो? उनको मोटिवेट कर रहे हो टू डू बेटर। आप एक पॉजिटिव वर्क कल्चर, अगर एक एनवायरनमेंट, एक वर्क कल्चर बिल्ड कर रहे हो तो उससे उनका जो मेंटल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होता है। एंड ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अच्छा बनाती हैं, जो इन टर्न ऑर्गेनाइजेशन को और ज़्यादा ग्रो करने में हेल्प करती हैं। इसके की पॉइंट्स क्या हैं? एम्प्लॉयज़ आर इज इक्वल टू एसेट टू डेवलप। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में फोकस किया जाता है, जॉब सिक्योरिटी, मोटिवेशन में फोकस किया जाता है। फोकस इज ऑन टीम वर्क, कम्युनिकेशन एंड पर्सनल ग्रोथ एज वेल. So that's it for today's video. I hope you have enjoyed watching my video and learned something new. And अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर मोर सच इम्पॉर्टेंट एंड एजुकेशनल कंटेंट। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो लेके मैं जल्दी आऊँगी विद अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक. So stay connected with me, keep learning and be happy, keep smiling always. Bye bye.